अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे इंटेस्टाइनल डिजीज़ जो हमारे पास फीको ओरल रूट से स्प्रेड होती हैं इन योर कम्युनिकेबल डिजीज़ चैप्टर। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारी जो डिजीज़ है दैट इज़ पोलियोमाइलाइटिस यानी पोलियो। तो ये मोस्ट कॉमनली इसका आउटब्रेक होता है और ये अक्कर होती है ड्यू टू द टाइप 1 वायरस की वजह से। फर्दर इसकी कुछ हमारे पास स्टेजेस होती हैं। तो एक अबॉर्टिव स्टेज है, पैरालिटिक स्टेज है, नॉन पैरालिटिक स्टेज है। तो अबॉर्टिव स्टेज ऐसी स्टेज होती है जिसके अंदर पेशेंट रिकवर कर जाता है क्विकली। आफ्टर दैट वी हैव द नॉन पैरालिटिक स्टेज जिसके अंदर फीवर होता है, मिलेज, सोर थ्रोट, हेडेक एंड मेनिंजाइटिस हो जाता है। फर्दर हमारे पास आती है जी पैरालिटिक स्टेज। तो इसके अंदर फ्लेसिड पैरालिसिस होता है, ट्राइपॉड साइन बन जाता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिनेरियो में आता है। फ्लेसिड पैरालिसिस जो है वो आपको किस वजह से होता है, तो आपने बताना है पोलियोमाइलाइटिस की वजह से। और स्पास्टिक पैरालिसिस जो है वो आपकी टेटनस की वजह से होता है। तो ये आपके एमसीक्यू में कई बार आता है और इसको हम कंफर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्टूल टेस्ट। तो आपने ये याद रखना है। फर्दर हम देखते हैं कि हमने इसका कंट्रोल एंड प्रिवेंशन किस तरह से करनी है। तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी जो हमारे पास सेबिन टाइप होती है, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन जो हम ओरली देते हैं, हेल्पफुल है। एपिडेमिक में इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर देती है बोथ ह्यूमरल एंड इंटेस्टाइनल, ठीक है जी। और प्रिवेंट करती है आपकी री यानी रिस्क जो दोबारा स्प्रेड होने का होता है, इंड्यूस करती है हर्ड इम्यूनिटी को। और ये हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट के अंदर लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन नहीं देते, उनके अंदर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन दी जाती है जो कि हमारे पास साल्क टाइप है। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन जो हमारे पास स्किल्ड टाइप होती है, ये आईएम या सबक्यूटेनियसली देते हैं। ये हमारे पास एपिडेमिक में हेल्प नहीं करती, ये हार्ड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी को भी इंड्यूस इतनी ज़्यादा नहीं करती। उसके बाद जी आपके पास आ जाता है कि ये हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड जो पेशेंट होते हैं उनको दे सकते हैं। अब आपके पास दो टाइप्स थी, एक आपके पास लाइव है जिसको हम सेबिन कहते हैं और एक आपके पास किल्ड है जिसको हम कहते हैं जी साल्क, ठीक हो गया। अब जो आपके पास लाइव होती है ये आपकी ह्यूमरल इम्यूनिटी भी करती है और इंटेस्टाइनल इम्यूनिटी को भी इंड्यूस करती है, जबकि जो आपके पास साल्क है दैट ओनली इंड्यूस ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है। तो इसकी वजह से आपके पास इंटेस्टाइनल री जो है वो प्रिवेंट नहीं होती और ये हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट को दे सकते हैं, जबकि लाइव वाली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ को हमने नहीं देनी होती। फर्दर आपके पास कुछ दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाती हैं, दैट इज़ लाइन लिस्टिंग एंड मोपिंग अप। लाइन लिस्टिंग आपके पास क्या होता है कि कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पर आपके पास केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं तो वहाँ पर अप्रोप्रिएट फॉलोअप कराना इज़ नोन एज द लाइन लिस्टिंग। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी पोलियो के अंदर दैट इज़ मोपिंग अप। मोपिंग अप क्या होता है कि डोर टू डोर आपकी वैक्सीनेशन की जो हमारे पास होती हैं मोबाइल जो आपके पास वैक्सीनेशन आपको प्रोवाइड की जाती है, आपके डोर टू डोर आपको वैक्सीनेशन की फैसिलिटी अप्लाई की जाती है, कंपेन करते हैं। तो वो आपके हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट्स में उनको किया जाता है ताकि डोर टू डोर लोगों को इतनी मुश्किल भी ना हो कि वो हॉस्पिटल जाके वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि ऐसे बैकवर्ड एरियाज़ में लोग हॉस्पिटल जाके वैक्सीन नहीं लगवाते। तो उनको डोर टू डोर जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, दैट इज़ नोन एज मोपिंग अप। नेक्स्ट जो डिजीज़ है हमारे पास दैट इज़ टाइफाइड जिसको इंटेरिक फीवर भी कहते हैं। इसके अंदर 5 एफ्स आते हैं, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। आपके एससीक्यू में यूएचएस में पास पेपर में कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो 5 एफ से क्या होता है आपके वाइवा में पूछा जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। एफ से फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द फूड, फिंगर, फॉर्माइट्स, फ्लाइज एंड फीसिस। तो 5 एफ्स आपने याद रखने हैं। अब इसके अंदर जो फर्स्ट वीक होता है उसके अंदर आपको स्टेप लेडर पैटर्न फीवर का देखने को मिलता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक पॉइंट है, आपके सिनेरियो में लिखा होता है कि स्टेप लेडर फीवर का पैटर्न है तो क्या डिजीज़ होगी, तो दैट वुड बी द टाइफॉइड। साथ ही आपको ब्रेडिकार्डिया होता है। सेकेंड वीक के अंदर इनलार्ज आपकी स्प्लीन है और रेड रोज स्पॉट नज़र आते हैं, तो ये भी आपका डायग्नोस्टिक पॉइंट है। आपके सिनेरियो में आता है रेड रोज स्पॉट नज़र आ रहे हैं तो दैट इज़ टाइफाइड। उसके बाद आपके पास थर्ड वीक है जिसके अंदर आपके पास इंटेस्टाइनल हेमरेज हो सकता है और परफोरेशन हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या लाइन ऑफ कंट्रोल या प्रिवेंशन आ जाती है। तो हमारे पास कंट्रोल करते हैं सबसे पहले रेजरवायर को, हम केस को देखते हैं, अर्ली डायग्नोसिस करते हैं, नोटिफिकेशन करते हैं, आइसोलेशन करा देते हैं। ट्रीटमेंट करनी हो तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे देते हैं, डिसइंफेक्शन कर देते हैं। आइसोलेशन हम करते हैं अंटिल 3 कंसेक्टिव स्टूल का जो कल्चर है वो नेगेटिव नहीं आ जाता, तब तक हम आइसोलेशन करके रखते हैं। अगर तो कोई पेशेंट कैरियर है, ये केस के लिए करना था, अगर तो कोई पेशेंट कैरियर है तो उसकी हम आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एम्पिसिलिन और साथ ही प्रोबेनिसिड देंगे।
फर्दर हमारे पास आ जाता है जी कंट्रोल ऑफ सैनिटेशन करनी है हमने, तो हम हेल्थ एजुकेशन देंगे, फूड हाइजीन का बताएंगे, पर्सनल हाइजीन का, सैनिटरी हाइजीन का, और इस सैनिटेशन को इम्प्रूव करेंगे। फर्दर लास्ट में आपके पास आ जाता है जी इम्यूनाइजेशन करेंगे, तो आपने टैब किल्ड वैक्सीन देनी है एट एनी एज आफ्टर 1 ईयर, ठीक है जी, किसी भी एज पर दे सकते हैं, 1 ईयर के बाद देनी है। वीवोटिफ जो है वो आपके पास लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है, जिसके 3 कैप्सूल एट एनी टाइम दे सकते हैं, जो आपके पास पहली जो डोज है वो 1 दिन पे, फिर 3 दिन पे और फिर 5 दिन पे देते हैं। 1 आवर बिफोर मील इसको दिया जाता है। तो ये आपका आ जाता है जी टाइफॉइड यानी इंटेरिक फीवर। फर्दर आपके पास जो नेक्स्ट आता है दैट इज़ कॉलरा। कॉलरा क्या होता है आपके पास, इसके अंदर आपके पास राइस वाटर स्टूल्स नज़र आते हैं, दैट इज़ वन ऑफ द डायग्नोस्टिक पॉइंट इन केस ऑफ कॉलरा। ठीक हो गया। कॉलरा आपके पास कॉज कैसे होता है, तो ये आपके पास विब्रियो कॉलरा जो होता है हमारे पास बैक्टीरिया, उसकी वजह से कॉज होता है। ये क्या करता है, ये आपके इंटेस्टाइन के साथ जाके अटैच हो जाता है और वहाँ पर आपके पास क्या करता है कि राइस वाटर स्टूल्स कॉज कर देता है। इट मे बी द कन्वलेसेंट आपके पास करियर हो सकता है, साथ ही हेल्दी कैरियर भी हो सकता है, कोई क्रॉनिक गॉल ब्लैडर या आपके पास इंक्यूबेटरी कैरियर भी हो सकता है, या ऑब्जर्व कर सकते हैं आप कॉलरा को। फर्दर इसकी आ जाती है जी हमारे पास प्रिवेंशन, प्राइमरी है, सेकेंडरी है। प्राइमरी के अंदर आपने हेल्थ प्रमोशन करनी है, यानी आपने एजुकेशन देनी है, इन्वायरमेंट को बेहतर करना है, सैनिटरी और पर्सनल हाइजीन के बारे में बताना है। नेक्स्ट आपके पास आता है जी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन आपने करनी है, जिसमें हमने वैक्सीनेशन देनी होती है, तो आपने इम्यूनाइजेशन करनी है, 2 इक्वल डोसेज ऑफ वैक्सीन देनी है, और साथ ही कीमोप्रोफाइलैक्सिस के अंदर आप टेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं। फर्दर आ जाता है जी सेकेंडरी प्रिवेंशन, जिसमें आपने अर्ली डायग्नोसिस करना है, आपने स्क्रीनिंग और एनालिसिस वगैरह करके इसको अर्ली डायग्नोस करना है। फर्दर आपके पास आता है जी प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट करनी है, जिसके अंदर आपने उसको ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी देनी है अगर माइल्ड डायरिया है आपके पास, ठीक है। और अगर सीवियर डायरिया है तो आपने उसके साथ ही जिंक टेबलेट भी देनी है, आप उसके साथ IV फ्लूइड भी दे सकते हैं, सेलाइन फ्लूइड दे सकते हैं, ताकि वो मेंटेन रहे, उसका बॉडी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना हो। ठीक हो गया। साथ ही आप अगर सीवियर बैक्टीरिया है तो उसको IV फ्लूइड देंगे और टेट्रासाइक्लिन भी दे सकते हैं। टर्शरी जो आपकी प्रिवेंशन है उसके अंदर रिहैबिलिएशन आ जाती है, तो हमने उसको रिहैबिलिएट करना है। फर्दर जो नेक्स्ट आपके पास डिजीज़ है दैट इज़ फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग में आपको क्लिनिकल सिम्टम्स में वॉमिटिंग आएंगे, प्रोफ्यूज डायरिया होगा, और अगर ये डायरिया आपके पास 1 से 8 आवर्स कुछ भी खाने के बाद होता है तो दैट इज़ ड्यू टू द स्टेफाइलोकोकस ओरियस, और अगर ये आपके पास 20 से 24 आवर्स बाद होता है तो ये आपके पास टाइफी की वजह से होगा। ये आपने याद रखना है, ये आपके इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट्स हैं कि अगर आपके पास जल्दी से डायरिया हो जाता है, एक सिनेरियो आपके पास बहुत कॉमनली आता होता है कि एक बच्चे ने अपने स्कूल में आइसक्रीम खाई और जब तक वो घर आया तो उसको डायरिया हो गया था, यानी फूड पॉइजनिंग हो गई थी, तो वो क्या डिजीज किस वजह से हुआ, तो दैट इज़ ड्यू टू द स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक हो गया। अब इसकी हमने प्रिवेंशन किस तरह से करनी है, तो फूड सैनिटेशन होनी चाहिए, आपको हेल्थ एजुकेशन देनी है, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना है, सैनिटरी इंप्रूवमेंट करनी है, फूड इंस्पेक्शन करनी है, फूड हैंडलिंग टेक्निक्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, थोरो कुकिंग होनी चाहिए, मिल्क पैस्चराइज्ड होना चाहिए, आपको रेफ्रिजरेशन करनी है, और साथ ही आपको सर्विलेंस भी करनी है। तो इस तरह से आप फूड पॉइजनिंग को सरपास कर सकते हैं, यानी फूड पॉइजनिंग को कम कर सकते हैं। फर्दर हमारे पास जो नेक्स्ट डिजीज़ आती है दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जो आपके पास ट्रीटमेंट है दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। टेटनस मैंने आपको पहले बताया था, इसके अंदर हो जाता है जी स्पास्टिक पैरालिसिस। इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखना है, ट्रिस्मस यानी लॉकजो हो जाता है आपके पास, राइसिस सार्डोनिकस हो जाता है, ओपिस्थोटोनस हो जाता है, साइनोसिस हो जाता है, स्पास्टिक पैरालिसिस या न्यूरोनटल टेटनस है जो आपको मैनिफेस्ट करती है एट द 7th डे। अब इसकी हमने ट्रीटमेंट प्रिवेंशन किस तरह से करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी है जिसमें आपने हेल्थ प्रमोशन करना है, एजुकेशन देनी है, कम्युनिटी को काउंसल करना है, हाइजीन का बताना है, सैनिटेशन को इम्प्रूव करना है। आपने इसके अंदर 3 C's को देखना है, यानी क्लीन हैंड होने चाहिए, क्लीन डिलीवरी होनी चाहिए और क्लीन ब्लेड होना चाहिए फॉर कटिंग द कॉर्ड। ठीक हो गया। ये बर्थ के टाइम पर ये आपको 3 C's को ज़रूर मेंटेन करना है। फर्दर हमारे पास आ जाता है कि हमने वैक्सीनेशन करनी होती है, ठीक है जी। उसके अंदर हमारे पास आती जी एक्टिव वैक्सीनेशन, यानी आपने DPT वैक्सीन दे देनी है, टेटनस टॉक्साइड की वैक्सीन आपने देनी है।
अगर तो टेटनस की आप वैक्सीन जिसको लगा रहे हैं वो अनइम्यूनाइज्ड है, यानी उसने पहले वैक्सीन नहीं लगाई हुई और वो एक प्रेग्नेंट वूमेन है, तो आपने उसको 2 डोसेस देनी है। फर्स्ट डोज जो होगी वो उसके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ठीक है, आप देंगे उसको। उसके बाद यहाँ आप 7th मंथ पे दे सकते हैं। सेकंड जो डोज होगी वो उसके 1 से 2 महीने बाद देनी है, या आपने 8 मंथ पे देनी है। लेकिन इस बात का आपने ख्याल रखना है कि 8 मंथ से पहले पहले आप उसको डोज दे दें। अगर कोई वूमेन आपके पास आई है और वो प्रेग्नेंट है और वो 8th मंथ गुजर गया है, तो फिर आपने उसको वैक्सीनेशन नहीं देनी। उसके बाद आ जाती है जी हमारे पास टेटनस की वैक्सीन हमने देनी है एक इम्यूनाइज्ड प्रेग्नेंट वूमेन को, तो हमने उसको सिर्फ बूस्टर डोज देनी होती है। अगर उसकी ज़रूरत हो तो हमने उसको बूस्टर डोज देनी है, और हर कंसेक्टिव प्रेगनेंसी पर देने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ फर्स्ट पर दे ले तो दैट्स इनफ। उसके बाद जी आपके पास आ जाता है कि टेटनस की वैक्सीन लगानी है हमने अनइम्यूनाइज्ड नॉन प्रेग्नेंट वूमेन को, तो इसको हमने 5 डोसेस लगानी होती है। फर्स्ट डोज कभी भी लगाएंगे, सेकंड डोज जो है उसके 1 महीने बाद, जो थर्ड डोज है वो सेकंड के 6 महीने बाद, और जो थर्ड डोज है वो फोर्थ डोज है वो हमारे पास थर्ड की 1 साल बाद लगानी है, और फर्दर जो 5th डोज है वो हमने 4th के साल बाद लगानी है। तो इस तरह से आपने करना है। पहली जो है वो कभी भी लगानी है, ठीक है जी, 0 पे, यानी आपने लगा दी। दूसरी जो है वो 1 मंथ पे, तीसरी जो है वो आपने 6 मंथ पे, चौथी जो है वो 1 ईयर पे, और पांचवी जो है 1 ईयर पे। तो ये इसके बाद आपने ड्यूरेशन के टाइम पे लगानी है। सही हो गया। फर्दर आपके पास आ जाता है कि हमने वैक्सीन लगानी है टू द इम्यूनाइज्ड नॉन प्रेग्नेंट वूमेन, ठीक है, जो पहले से इम्यूनाइज्ड है उसको आप 3rd 4th एंड 5th यानी बूस्टर डोजेज लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि बूस्टर डोज का हमारे पास क्या कोर्स होता है। जो बूस्टर 1 होती है वो हमने 1 साल बाद देनी होती है, और जो बूस्टर 2 होती है वो हमने 5 साल बाद देनी होती है। उसके बाद हमारे पास साथ ही पैसिव इम्यूनाइजेशन भी आ जाती है, जिसके अंदर हम ह्यूमन टेटनस हाइपर इम्यूनोग्लोबुलिन भी देते हैं, दैट इज़ 1500 यूनिट, और साथ ही आप ATS यानी एंटी टेटनस सीरम 250 यूनिट्स भी देते हैं। कंबाइंड एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन भी दी जाती है जिन पर्सन में हमें नहीं पता कि वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है या नहीं है। उसके बाद जी हमारे पास आ जाती है सेकेंडरी प्रिवेंशन, जिसके अंदर हमने अर्ली डायग्नोसिस करना है, और साथ ही हमने प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट के अंदर ड्रग्स देनी होती है, तो हम बेंजाथिनीन पेंसिलिन दे सकते हैं। फर्दर वी हैव द टर्शरी प्रिवेंशन, जिसके अंदर हमने रिहैबिलिटेशन थेरेपी परफॉर्म करनी होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट डिजीज़ आ जाती है ओरोफिकल के अंदर, दैट इज़ हेपेटाइटिस ए, जो ओरोफिकल रूट से जाती है, जॉन्डिस होता है, और इसके अंदर इंक्रीज्ड ALT और AST देखने में मिलते हैं। ये आप अपने पैथो के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसको डिटेल से पढ़ेंगे। पैथो में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, CMED में ये बहुत कम ही आता है, एज सच आपका हेपेटाइटिस नहीं आता। फर्दर क्या होता है जी, हमने प्रॉपर जो है डिस्पोजल करना है ह्यूमन एक्सक्रीटा का, वैक्सीनेशन और इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे सकते हैं। अब आपके पास कौन से फैक्टर्स हैं जो हिंडर कर रहे हैं पोलियो की इरेडिकेशन को इन पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड नाइजीरिया। ये आपसे कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो ये आपने याद रखने हैं। एक तो मिसकंसेप्शन है अबाउट द पोलियो वैक्सीन, यानी लोगों को लगता है कि लोगों को मारने की एक दुआ है और वो वैक्सीन नहीं कराते अपने बच्चों को, तो एक मिसकंसेप्शन बहुत कॉमन है हमारी आवाम के अंदर। फर्दर आ जाता है जी आपके पास पुअर रूटीन EPI स्केड्यूल है, यानी EPI स्केड्यूल को इतना अच्छे से फॉलो नहीं किया जाता, फॉलो अप बहुत ख़राब है। फर्दर आपके पास नॉन अवेलेबिलिटी है ऑफ द फीमेल वर्कर जो है वो डोर टू डोर जाके काम करती है, तो यहाँ पर फीमेल वर्कर की भी नॉन अवेलेबिलिटी है। साथ ही स्टोरेज ऑफ वैक्सीन सही तरह प्रॉपर नहीं होती, और वैक्सीन जो है वो हमारे पास एक्सपायर हो जाती है अगर उसको सही तरह से स्टोर ना किया जाए। ये फर्दर हम वैक्सीन वाले चैप्टर में भी इसको डिटेल से पढ़ेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको पता चलता है कि वैक्सीन आपकी एक्सपायर होगी और आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। कोल्ड चेन बॉक्सेस आपकी अवेलेबल नहीं है, उसकी वजह से वैक्सीन ख़राब हो जाती है, स्टोर नहीं होती सही तरह से। आपके कल्चरल इश्यूज़ हैं, कुछ लोग जो है वो वैक्सीन नहीं लगवाते, उनके कल्चर में नहीं होता, तो वो वैक्सीन भी नहीं लगवाते, उसकी वजह से पोलियो के केसेस नहीं जा रहे। साथ ही आपके पास कन्वल्सेंट कैरियर बहुत ज़्यादा मौजूद है जिनका हमें पता नहीं चलता। उसके बाद चाइल्ड जो है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, ठीक है, यानी या उनको कोई भी इंटेरो वायरस इन्फेक्शन पहले से मौजूद होती है, तो वो जल्दी से पोलियो को कैप्चर कर लेते हैं, और पोलियो फिर उनमें जाके अपना पैरालिसिस वगैरह करवा देता है बहुत जल्दी से, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग होते हैं। अब हम पोलियो के एराडिकेशन को किस तरह से फ्यूचर में अचीव कर सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हम बाईवेलेंट पोलियो वैक्सीन दें, ठीक है जी, हम बाईवेलेंट पोलियो वैक्सीन दें।
साथ ही हम मॉनिटरिंग सिस्टम को इम्प्रूव करें ताकि हम फॉलो अप मॉनिटर अच्छे से करें। फर्दर हम डेवलपमेंट करें जी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक प्लान का, एक प्लान को हम बहुत अच्छे से डेवलप करें। फिर हम क्या करेंगे जी, इंटर सेक्टोरियल कोलैबोरेशन हो, यानी डिफरेंट सेक्टर मिलके आपस में काम करें। और वेल फंक्शनल हमारे पास पोलियो लैब हो, तो जिसकी वजह से हम इसको एरेडिकेट कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बायोवेलेंट आपके पास पोलियो वैक्सीन हो, मॉनिटर सिस्टम अच्छा होना चाहिए, इंटर सेक्टोरियल आपके पास कोलैबोरेशन होनी चाहिए, हमारे पास एक स्पेसिफिक प्लान होना चाहिए, और साथ ही आपके पास वेल डेवलप पोलियो लैब्स होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हमारा कन्फर्मेटरी टेस्ट जो होता है फॉर पोलियो, तो हम वो क्या करते हैं, तो हम स्टूल का सैंपल लेते हैं एट 24 आवर और 48 आवर, तो हम तब चेक करते हैं कि हमारे पास पोलियो है या नहीं है। फर्दर आपके पास आ जाती है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन से हैं आपके पास टाइफाइड के लिए, तो आपके पास जो गोल्ड स्टैंडर्ड है दैट इज़ ब्लड कल्चर, आप कराते हैं 1 से 4 वीक्स के अंदर। स्टूल कल्चर भी करा सकते हैं, यूरिन कल्चर भी करा सकते हैं, थाइफाइड डॉट टेस्ट भी करा सकते हैं जिसमें IgM और IgG को हम देखते हैं। विडल टेस्ट आप करा सकते हैं, ये आपका इम्पॉर्टेंट टेस्ट है विडल टेस्ट, जो आपके पास कई बार MCQ में पूछा जाता है कि विडल टेस्ट हम किस में कराते हैं, तो आपने इसको याद रखने का टाइफाइड में कराया जाता है, जिसके अंदर देखते हैं जी हम हाई टाइटर जो है वो आपके पास एंटीबॉडीज़ OH और VI का मौजूद है, तो उससे हमें पता चलता है कि अगर O है तो दैट इज़ एक्टिव इन्फेक्शन, अगर आपके पास H है तो वो पैसिव है यानी पास्ट में है, अब वो इम्यूनाइज्ड हो गया है, और अगर VI है तो दैट इज़ कैरियर। किस तरह से हम हाई रेट ऑफ टेटनस न्यूनेटोरम जो है, यानी न्यूनेटल बच्चों में जो टेटनस होता है उसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो हमारे पास जो है जहाँ से वो डिलीवरी वगैरह होती है, तो हमारे पास ट्रेंड दाइज होनी चाहिए जो आपको बताएं, आपको सारा नॉलेज दें अबाउट द 3 C's, और उनको खुद भी पता हो 3 C's के बारे में, ताकि टेटनस का स्प्रेड ना हो सके। सेकेंडली हम क्या कर सकते हैं कि हम टेटनस टॉक्साइड की वैक्सीन देंगे टू द प्रेग्नेंट वूमेन, जो हम 7th और 8th मंथ पर देंगे। फर्दर आपके पास आ जाता है कि जो हमारे पास इन्फेंट है उसको हम वैक्सीन देंगे, उसको इम्यूनाइज करेंगे बाय द इंजेक्शन जो एंटी टॉक्सिन का होगा विद इन द 6 आवर्स ऑफ द बर्थ, ताकि हम प्रिवेंट करें उसकी डेथ को। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट इज़ कॉलरा फ्री एरिया। तो आपके पास कॉलरा फ्री एरिया ऐसा एरिया होता है जो हम फ्री कर देते हैं ऑफ द कॉलरा, जहाँ पर ट्वाइस द इंक्यूबेशन पीरियड टाइम जो है वो गुजर गया हो सिंस द डेथ रिकवरी एंड आइसोलेशन ऑफ द लास्ट केस, तो दैट इज़ नोन एज द कॉलरा फ्री एरिया। फर्दर आपके पास आ जाती है कि अगर डायरिया हो गया है, डायरिया क्या है डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द WHO और यूनिसेफ, तो ये आपके पास क्या होती है कि पैसेज ऑफ द 3 और मोर लूज स्टूल्स है पर डे, तो दैट इज़ नोन एज डायरिया। अगर आपके पास सीवियर डायरिया है तो 100 से 100 ml पर kg फ्लूइड जो है वो लॉस होगा। माइल्ड डिहाइड्रेशन है तो आपके पास 40 से 50 ml पर kg फ्लूइड लॉस होगा। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हम ORS को प्रेफर करते हैं ताकि वो आपकी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को बेहतर करे। फर्दर आपके होस्ट के फैक्टर्स आ जाते हैं जिसके अंदर एज है, मैल न्यूट्रिशन है, पॉवर्टी है, रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिडिटी है, आपके पास प्री मेचोरिटी है, डेफिशिएंट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम है, लैक ऑफ हाइजीन है, और इनकरेक्ट आपके पास फीडिंग प्रैक्टिसेस है। तो ये सारा कुछ आपको डायरिया की तरफ लेके जाता है, और डायरिया वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ डेथ है इन चिल्ड्रन। ठीक हो गया। साथ ही अगर हमने शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट करनी है डायरिया की, तो ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है आपके पूरे चैप्टर के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से याद करना है। शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट किस तरह से करनी है और लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट किस तरह से करनी है। शॉर्ट टर्म के अंदर आपने सबसे पहले देना होता है ORS। फर्दर आपने IV रिहाइड्रेशन करनी है जिसमें आप रिंगर लैक्टेट या नॉर्मल सेलाइन दे लेते हैं। मेंटेनेंस थेरेपी करनी है जिसमें फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना है। साथ ही अप्रोप्रिएट ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए। आप कीमोथेरेपी, नियोमाइसिन या परगेटिव्स दे सकते हैं, और साथ ही जिंक सप्लीमेंटेशन को ऐड करना है, दैट इज़ फॉर द शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट। अब लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में आपने क्या करना है, मदर चाइल्ड हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस को बेहतर करना है जिसमें मैटरनल न्यूट्रिशन जो है वो बेहतर होनी चाहिए। चाइल्ड की न्यूट्रिशन को बेहतर करना है जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग, वीनिंग और विटामिन ए के सप्लीमेंट ऐड होने चाहिए। और फर्दर आपके पास प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज़ में हमने सैनिटेशन को बेहतर करना है, हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन को
हमने उसको इम्यूनाइज़ करना है मीज़ल्स के अगेंस्ट, रोटा वायरस के अगेंस्ट, और साथ ही हमने पब्लिक हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करनी है। तो ये हमारे पास लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट है इन केस ऑफ डायरिया। फर्दर आपके पास आर्थ्रोपोड बोन इन्फेक्शंस आ जाती हैं इन केस ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।